हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपरकैलेमिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइपोकैलेमिया ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। हाइपरकैलेमिया का मतलब है हाइपर मीन्स ज़्यादा एंड कैलेमिया मीन्स पोटेशियम। तो पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होना, इस कंडीशन को हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। एंड हाइपरकैलेमिया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर आता है। तो ये क्या है? पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि ये फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करता है, इसलिए हम इसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। नाउ हाइपरकैलेमिया, हाइपर मीन्स एक्सेस, ज़्यादा, कैलेमिया मीन्स पोटेशियम, एंड जो लास्ट में ईमिया है इसका मतलब होता है ब्लड, मीन्स ब्लड में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होना। तो पोटेशियम क्या है? वैसे पोटेशियम जो है सेल, सपोज दिस इज सेल, तो सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है। क्योंकि पोटेशियम क्या है? पोटेशियम मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटायन है, मीन्स सेल के अंदर इसका 98% प्रेजेंट होता है। तो 98% पोटेशियम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बाकी का 2% कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के बाहर, मतलब कि ब्लड में, राइट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, मीन्स सेल के बाहर। तो हम जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते हैं तो हम ब्लड में उनका लेवल चेक करते हैं। तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल कितना होता है? बहुत कम होता है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना है ब्लड में? 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कई केसेस में आपको 5.1 भी मिलेगा, 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सेल के अंदर कितना होता है? सेल के अंदर इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन वो हम नहीं चेक करते हैं, हम ब्लड में चेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है? मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन है, मीन्स उसका जो ज़्यादा अमाउंट है वो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, जबकि सेल के अंदर सोडियम का अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट होता है। तो हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ हाइपरकैलेमिया क्या है? रेफर्स टू एक्सेस लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। जब पोटेशियम का जो लेवल है वो ब्लड में एक्सेस हो जाता है। एक्सेस कितना? मतलब कि नॉर्मल लेवल क्या है? 3.5 to 5। जब 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा या फिर 5.1 से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया की कंडीशन। तो अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा भी जब ज़्यादा होने लग जाता है पोटेशियम का लेवल तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पर शो होता है। तो इस रेंज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल। अब पोटेशियम क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? क्या फंक्शंस है इसके? तो पोटेशियम क्या मेंटेन करता है? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेंटेन करता है, और एरिथमिया मीन्स जो इरेगुलर हार्ट रेट है, इरेगुलर हार्ट रिदम्स हैं, उसको प्रिवेंट करता है। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नर्व्स के फंक्शन के लिए, जो नर्व्स हैं, नर्व्स में जो सिग्नल्स पास होते हैं, इंसुलेशन, नर्व के फंक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मसल की कॉन्ट्रैक्शन, मसल की कोई भी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फिर हार्ट के ही मायोकार्डियम क्यों ना हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लास्ट क्या है? फ्लूइड एंड एसिड बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद आते हैं कोजेज। अब हाइपरकैलेमिया क्यों हो रहा है? ज़्यादा पोटेशियम क्यों हो रहा है बॉडी में? फर्स्ट इसका कोज क्या हो सकता है, जो कि कॉमन कोज हो सकता है, कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम ज़्यादा ले रहे हैं। अब हो सकता है कि पेशेंट को पहले पोटेशियम लो था तो वो सप्लीमेंट्स ले रहा है पोटेशियम के लिए, लेकिन उसका पोटेशियम ठीक हो गया है और फिर भी वो सप्लीमेंट्स लिए जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्सेस पोटेशियम हो गया है अब उसकी बॉडी में। या फिर पोटेशियम रिच डाइट ले रहा है, ऐसी डाइट जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पोटेशियम रिच सोर्स कौन से होते हैं? बनानाज होते हैं, पोटैटोज़ होते हैं, स्पिनच, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो एक्सेस अगर इनटेक ले रहा है पोटेशियम का, और अगर साथ में ही पोटेशियम का एक्सेस इनटेक है और किडनीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो पेशेंट रिस्क पर है कि उसको हाइपरकैलेमिया हो सकता है। दूसरा क्या है? डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन। पोटेशियम तो ठीक है बॉडी में, लेकिन बॉडी के बाहर पोटेशियम अच्छे से नहीं निकल रहा, मीन्स यूरिन के थ्रू जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा और बॉडी में ही रिटेन रह रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया है। अब इसमें क्या आ सकता है? रीनल फेलियर, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़,
अगर किसी पेशेंट का रीनल मीन्स जो किडनीज हैं वो वर्क नहीं कर रही, तो किडनीज क्या करेंगे, पोटेशियम को फिल्टर नहीं करेंगे, तो पोटेशियम बॉडी में ही रिटेन रह जाएगा। दूसरा है एडिसन्स डिसीज़ या फिर एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी आप बोल सकते हो। जो एडिसन्स डिसीज़ है इसमें क्या है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत कम लेवल का होता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम की तो रिटेंशन करता है लेकिन पोटेशियम की एक्सक्रीशन करता है। और अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल कम है बॉडी में, नॉर्मल से भी कम है, तो क्या होगा कि पोटेशियम एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और बॉडी में ही रिटेन होने लग जाएगा। तो एडिसन्स डिसीज़ में भी हाइपरकैलेमिया होता है। नेक्स्ट इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग का मतलब है पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। ऐसे डायूरेटिक्स जैसे कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का एक कॉमन एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। तो ऐसा डायूरेटिक क्या करता है, पोटेशियम को रिटेन करता है बॉडी में, एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता। तो अगर लॉन्ग टाइम से पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो रिस्क पर है पेशेंट कि उसको हाइपरकैलेमिया हो सकता है, पोटेशियम का लेवल हाई हो सकता है अगर रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहे इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो ये थे कि पोटेशियम कम एक्सक्रीट आउट हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा हो रहा है। अब दूसरा है ट्रांससेल्यूलर शिफ्ट्स। ट्रांससेल्यूलर शिफ्ट्स होते हैं कि सेल में कैसे शिफ्ट होता है पोटेशियम। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो एसिडोसिस, एसिडोसिस क्या होता है, एसिडोसिस का मतलब है कि ब्लड में एसिड ज़्यादा है। तो सेल के बाहर मतलब ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एसिडोसिस की कंडीशन होगी, मीन्स एसिड ज़्यादा हो गए। तो एसिड जो है वो क्या है, H पॉजिटिव आयंस। तो जहाँ पर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं मीन्स ब्लड में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। अब ये H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को कॉम्पनसेट करना है, एसिडोसिस को ठीक करना है। तो एसिडोसिस के कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी H पॉजिटिव आयन को सेल के अंदर भेजना स्टार्ट कर देती है ताकि ब्लड में इनका लेवल थोड़ा कम हो सके, जिससे जो pH है वो नॉर्मल आ सके, एसिडिक से नॉर्मल आ सके। तो ये बॉडी नॉर्मली ऐसा करती है एसिडोसिस के कंडीशन में। अब H पॉजिटिव आयन तो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम प्रेजेंट है। एक H पॉजिटिव आयन के बदले में क्या बाहर आएगा सेल से, K पॉजिटिव बाहर आएगा, पोटेशियम बाहर आएगा, ठीक है। अब जब सेल से बाहर शिफ्ट हो गया पोटेशियम ब्लड में, तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला है, एसिडोसिस की कंडीशन। तो एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। इसी का ऑपोजिट हाइपोकैलेमिया में हमने क्या पढ़ा था, एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया होता है। दूसरा आता है टिश्यू डैमेज लाइक बर्न्स। जब सेल्स डैमेज होते हैं, टिश्यूज डैमेज होते हैं जैसे कि बर्न्स, तो सेल के अंदर क्या है, बहुत सारा पोटेशियम है। जब वो डैमेज होते हैं तो पोटेशियम कहाँ शिफ्ट होने लग जाता है, ब्लड में शिफ्ट होने लग जाता है, सेल के बाहर आने लग जाता है। दूसरा है इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कमी होना, जैसे कि डायबिटीज़ में होता है, इंसुलिन की कमी होती है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, लेकिन साथ में ही इंसुलिन किसको सेल के अंदर भेजता है, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है। और अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो ये पोटेशियम सेल के अंदर शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो जिससे क्या होगा, पोटेशियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा होने लग जाएगा। तो वो क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरा है ब्लड सैंपल हीमोलाइसिस। ब्लड सैंपल, कई बार ब्लड कलेक्ट करते हैं और ब्लड में क्या हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, मीन्स जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है। उस केस में क्या होगा, जो भी सेल्स के अंदर पोटेशियम था वो बाहर आ जाएगा ब्लड में, और ब्लड में ऑटोमेटिकली हाई लेवल शो करेगा पोटेशियम का। तो ब्लड सैंपल हीमोलाइसिस, इसको स्यूडो हाइपरकैलेमिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये फॉल्स रिजल्ट शो कर रहा है। एज सच पेशेंट को हाइपरकैलेमिया में भी ना हो, लेकिन ब्लड सैंपल का हीमोलाइसिस होने के कारण, सेल्स डिस्ट्रॉय होने के कारण जो पोटेशियम है वो ब्लड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे कोजेस हैं। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब पोटेशियम अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो क्या होगा,
सबसे पहला है न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स, वो देखेंगे। मसल में क्या आएगी, वीकनेस आएगी, मसल वीक, फैटीग होगा, थकावट होगी, पैरेस्थीसिया मीन्स टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा जैसे पिन्स और नीडल्स चुभ रही हैं। तो बेसिकली आर्म्स में, लेग्स में शुरू होता है एंड देन पूरी बॉडी पर फिर इसका इफेक्ट दिखता है। लास्ट में सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी मसल्स का भी पैरालिसिस हो सकता है जिससे ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है। तो सीवियर केसेस में बहुत डेंजरस है। देन आता है कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स, हार्ट पर क्या इसका इफेक्ट दिखेगा, तो हार्ट में पाल्पिटेशंस होंगी। उसके बाद आता है एरिथमियाज, तो ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को मेंटेन करता है, बहुत ज़्यादा लेवल इसका हो जाएगा तो इरेगुलर रिदम्स आएंगी, एरिथमिया होगा, वीएफ हो सकता है, एएफ हो सकता है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। ब्रेडिकार्डिया, इसमें क्या होगा, हार्ट रेट स्लो होगा, साथ में ही वीक पल्स होगी, पल्स भी वीक होगी। और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अब ईसीजी चेंजेस क्या नजर आएंगे, तो हाइपोकैलीमिया में ईसीजी चेंजेस अलग थे, हाइपरकैलीमिया में ईसीजी चेंजेस अलग हैं। इसमें ईसीजी में क्या दिखाई देता है, फ्लैट पी वेव दिखाई देती है। तो यहाँ पर साथ में ही मैं आपको ईसीजी नॉर्मल, ये ईसीजी है नॉर्मोकैलीमिया जिसका पोटेशियम लेवल नॉर्मल है, और ये क्या हाइपरकैलीमिया जिसका पोटेशियम लेवल हाई है। तो ये है पी वेव। अब पी वेव नॉर्मली देखो कैसे दिखती है, और पी वेव यहाँ कैसे दिख रही है, फ्लैट, फ्लैट पी वेव है, फ्लैट पी वेव दिखेगी। उसके बाद टॉल पीक टी वेव्स, टी वेव्स जो टी वेव्स हैं वो नॉर्मली कैसी हैं, ये है टी वेव, राउंड नॉर्मल साइज टी वेव होती है, लेकिन इसमें क्या दिखेगी, ये देखो टॉल टी वेव दिखेगी। कितनी टॉल है ये, राउंड, वैसे नॉर्मली राउंड होती है, देखो कितनी टॉल जा रही है, पीक टी वेव्स दिखती है हाइपरकैलीमिया में। वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, ये नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ये देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना वाइड है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा वाइड है, वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है प्रोलोंग पीआर इंटरवल। अब पीआर इंटरवल नॉर्मल कैसा होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है वो इतना सा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा है। पी वेव से लेके आर तक का जो इंटरवल है, पीआर इंटरवल, वो क्या है, प्रोलोंग है। तो ये आपको ईसीजी का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है जीआई सिम्टम्स। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या सिम्टम्स आएंगे, जो पोटेशियम है उसका लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से डायरिया होगा, हाइपर एक्टिव बाउल होगा, वॉमिटिंग और नोजिया भी हो सकता है। रीनल क्या होगा, लो और एब्सेंट यूरिन प्रोडक्शन, जबकि हमने हाइपोकैलीमिया में क्या पढ़ा था, पॉलीयूरिया हो रहा था क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था यूरिन। यहाँ पर क्या है, लो या फिर एब्सेंट यूरिन प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम मेडिकल हिस्ट्री पूछ सकते हैं पेशेंट से, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। उसके बाद सीरम पोटेशियम देखेंगे, सीरम पोटेशियम हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। कितने से हाई, 5.0 या फिर 5.1 से हाई होगा। ईसीजी क्या दिखेगी, ईसीजी में जो भी अभी चेंजेस देखे, जैसे कि टॉल टी वेव्स, फ्लैट पी वेव्स, वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलोंग पीआर इंटरवल, ये ईसीजी में दिखेगा। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, तो ग्लूकोज चेक करना है, शुगर लेवल चेक करना है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर माइल्ड हाइपरकैलीमिया, माइल्ड मतलब कि थोड़ा ही बढ़ा हुआ है, जैसे 5 से 5.5 तक बढ़ा है, तब उसमें हम क्या करेंगे, डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे। डाइट मॉडिफिकेशन जैसे कि अगर जो पेशेंट है वो पोटेशियम रिच डाइट ले रहा है तो उसके पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट कर देंगे जिसमें पोटेशियम ना हो, तो डाइट की मॉडिफिकेशन करेंगे। मेडिकेशंस एडजस्टमेंट करेंगे कि अगर ऐसे डायूरेटिक्स ले रहा है जिससे कि पोटेशियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो डायूरेटिक्स को चेंज कर देंगे, जैसे कि लेसिक्स या फिर जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो, या फिर थायराइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। उसके बाद आता है मॉडरेट हाइपोकैलीमिया। मॉडरेट केस में क्या होगा, मॉडरेट में 5.5 से 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक पोटेशियम हाई होगा। इसमें हम क्या देते हैं, पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट्स देते हैं। तो पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट्स क्या करते हैं, पोटेशियम के साथ बाइंड हो जाते हैं एंड देन जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उससे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं फीसिस के थ्रू। तो ये ऑरली या फिर एनीमा के थ्रू देते हैं। तो इसमें जो मेडिकेशंस आती हैं वो आती हैं सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट, जिसके कैक्सिलेट बोलते हैं, या फिर कुछ नए एजेंट्स आए हैं जैसे कि पेटाइरोमर या फिर लोकल्मा। ये भी क्या करते हैं, पोटेशियम एक्सक्रीशन मीन्स पोटेशियम के साथ बाइंड होकर ये जीआई ट्रैक के थ्रू देन फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, जो अगर कोई डायूरेटिक्स ले रहा है तो उसको लूप डायूरेटिक्स मतलब लेसिक्स या फिर फ्यूरोसेमाइड में चेंज कर देंगे।
उसके बाद आता है सीवियर हाइपरकैलेमिया। सीवियर का मतलब है 6.5 से भी ज़्यादा अगर पोटेशियम का लेवल है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देंगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, क्योंकि हमको पता है इतना हाई लेवल है पोटेशियम का कि जब तक नॉर्मल आता रहेगा तब तक तो हार्ट में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो टेम्पररी हमको हार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। तो ये क्या करता है, कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और एरिथमिया को प्रिवेंट करता है कैल्शियम। उसके बाद हम साथ में ही क्या स्टार्ट करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं। अब इंसुलिन मैंने आपको क्या बताया कि इंसुलिन पोटेशियम को सेल के अंदर भेजता है ग्लूकोज के साथ, तो इंसुलिन का ये काम है। तो आईवी इंसुलिन देंगे, प्रोमोट्स द अपटेक ऑफ पोटेशियम इनटू सेल, पोटेशियम को ये सेल के अंदर लेकर जाएगा। लोअरिंग सीरम लेवल, मतलब कि जो पोटेशियम का जो लेवल है वो ब्लड में नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में ही ग्लूकोज देते हैं। अब ग्लूकोज क्यों दे रहे हैं इंसुलिन के साथ ही, देखो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को भी सेल के अंदर लेके जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, साथ में इंसुलिन देंगे तो ब्लड शुगर लेवल भी कम होगा, तो साथ में ही ग्लूकोज भी देते हैं। एंड रेगुलर ब्लड शुगर चेक करते रहते हैं, बार बार ब्लड शुगर चेक करते हैं, ताकि जो ब्लड शुगर है वो या तो बहुत ज़्यादा हाई ना चल जाए या बहुत ज़्यादा लो ना चली जाए। तो ग्लूकोज इसलिए दे रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक तरह से बेस है। जैसे कि अगर एसिडोसिस की कंडीशन की वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, ताकि जो एसिडोसिस की जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो सके। उसके बाद आता है रीनल फेलियर। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है तो क्या उसको सजेस्ट करेंगे डायलिसिस के लिए, कि अगर उन्होंने डायलिसिस नहीं करवाई अभी तक तो डायलिसिस करवाना है, क्योंकि रीनल फेलियर के पेशेंट में भी क्या हो रहा है, पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि जो नर्स है उसको हमेशा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की अगर कंडीशन है तो रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना है। पोटेशियम अगर इम्बैलेंस है तो कार्डियक मॉनिटर अटैच करना है पेशेंट के साथ, ताकि उसकी जो रिदम है वो एबनॉर्मल ना हो, उसको रेगुलर मॉनिटर करना है। सो आई होप आपको हाइपरकैलेमिया क्लियर हुआ हो, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।